1971 में हैमिल्टन ओ स्मिथ काम कर रहे थे और ये काम कर रहे थे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। इन्होंने पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको आइसोलेट किया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स विच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स characterized by specific sequence of 4 or 6 nucleotides arranged symmetrically in the reverse order। तो हैमिल्टन के काम करने के बाद हमें पता चला कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मखसूस किस्म है एंजाइम्स की जो कि बैक्टीरिया में नेचुरली बनते हैं, और बैक्टीरिया इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इसलिए पैदा करते हैं कि ये मखसूस साइट्स पर डीएनए पर जाकर तो उसको काट सके। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कैसे पता चलता है कि डीएनए पे ये मखसूस साइट है और इस जीन को काटना है? उसके लिए वो जज करता है मुख्तलिफ जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है उसको। ये न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है ये 4 से 6 की सीरीज़ में आता है। सच सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। तो आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सो फार मोर देन 400 सच एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड आउट ऑफ विच अबाउट 20 आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब तक जो है वो मुख्तलिफ बैक्टीरियल सेल्स से 400 के करीब ऐसे एंजाइम्स को जो है आइसोलेट किया जा चुका है, और 20 जो हैं वो बड़ी तेज़ी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं डीएनए की टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ईको R1 जो है वो एक कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर देता है, और ये बेसिस को क्लीवेज साइट पर काटने की जगह पर कट करता है। नोटिस देयर इज़ अ नो गैप इनटू विच अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी प्लेस्ड if its ends in bases complementary exposed by the restriction enzyme। अब मैं ये बात आपको जो इन्होंने लिखी है यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि डीएनए हमारे पास है, और इसको यहाँ पर हम डीएनए डुप्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसको हमने इसके स्ट्रैंड्स को जो इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी जो ट्विस्टिंग है उससे खोल कर रख दिया हुआ है। यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि जो सारी बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के सामने आमने लगी हुई है। ए के आगे टी लगी हुई है, जी के आगे सी लगी हुई है, सी के आगे जो है वो जी लगी हुई है। अब अगर हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इतने पीस को कट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने इस तरह से कट कर दिया कि 4 बेसिस को की जो बॉन्डिंग थी आपस में वो तोड़ दी है। तो ए और ए की बॉन्डिंग थी टी और टी के साथ, और टी और टी की बॉन्डिंग थी ए और ए के साथ। अब जब ये स्ट्रैंड एक दूसरे से बॉन्डिंग तोड़ने के बाद अलहदा हो गए हैं तो यहाँ पर जो गैप बन गया है इन्हें हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी भी दूसरे जेनेटिक मटेरियल में जहाँ इसको ऐसी ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस नज़र आएगी उसके साथ बॉन्डिंग करके वापस जोड़ा जा सकता है। तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करना भी ज़रूरी होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि इसमें स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे तो इसको हम बैक्टीरियल डीएनए के अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर सकेंगे। और यही बात आपके ये यहाँ पर पेज नंबर 204 पर लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर कैरियर की, जिसे हम वेक्टर भी कहते हैं। टू मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए वन ऑफन बिगिंस बाय सेलेक्टिंग अ वेक्टर द मीन्स बाय विच रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ होस्ट सेल। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर अगर आपने एक वेक्टर को सेलेक्ट करना है इस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, आप एक होस्ट सेल लेते हैं। वन कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर इज़ अ प्लाज्मिड। एक जो कॉमन टाइप है वेक्टर की वो प्लाज्मिड है। वेक्टर क्या है? वेक्टर वो चीज़ है जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर जाती है और फिर उसको एक्सप्रेस करवाने में मदद देती है। तो प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है, और ये उसमें कुछ मुख्तलिफ काम सर अंजाम देता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाल लिया जाए तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है। सो प्लाज्मिड जो थे वो इन्वेस्टिगेटर्स की मदद से डिस्कवर हुए कि ये जो हैं एस्केरिशिया कोलाई में फॉर एग्जांपल पाए जाते हैं। आपको पता है कि एस्केरिशिया कोलाई इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक बैक्टीरियम है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से डेप्थ में स्टडी किया गया है। प्लाज्मिड जो है, अब इनकी डेफिनेशन आ जाती है, दीज आर नेचुरल, यानी कि ये कुदरती तौर पर बने हुए हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोम के अलावा हैं। सर्कुलर डीएनए, ये उसका डीएनए मटेरियल है लेकिन गोल दायरवी शक्ल में अरेंज होता है और एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, जिसमें एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करने की जीन्स होती हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते
करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी रखते हैं और उनमें वो मज़ाहमत जो है वो जीन्स की मदद से पैदा होती है। इसके अलावा बैक्टीरिया की जो फर्टिलिटी है वो भी उनके प्लाज्मिड की वजह से जो है वो हो सकती है। सो वन ऑफ द प्लाज्मिड्स डिस्कवर्ड अर्लियर इज़ PSC101 हैज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन बड़ी ही एक मशहूर एंटीबायोटिक है और इसके ख़िलाफ़ एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में पाया जाने वाला जो रेजिस्टेंट जीन है उसका नाम PSC101 है। इसी तरह PBR322 जो है ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रखता है और ये टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ एम्पिसिलिन के ख़िलाफ़ भी रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मौजूद है और उन प्लाज्मिड्स में जैसे हमने बात की कि ये एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ शो करने वाले रेजिस्टेंस शो करने वाले जीन मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन को कवर अप कर लेंगे। Inserting gene of interest in tetracycline resistant gene of plasmid PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and vice versa. तो हम जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर हम देखना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक ऐसे बैक्टीरियम में जिसके प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत रखने वाला जीन PBR322 उसके प्लाज्मिड में मौजूद है, तो अगर इन बैक्टीरिया को आप लेबॉर्ट्री के अंदर एक ऐसे मीडियम के ऊपर ग्रो करें जिसमें आपने एम्पिसिलिन डाली हो, तो आप देख सकते हैं कि वो उसके अंदर जो है क्योंकि रेजिस्टेंस है तो वो ग्रो कर जाएगा और जो ग्रो नहीं करेंगे आप उसको बाकी के बैक्टीरिया से अलहदा कर सकते हैं। तो ये अहमियत है प्लाज्मिड की। यहाँ पर आप अब एक डायग्राम देख लें, ये बैक्टीरियम सेल है। आपको पता है कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना काम ये अपना जो न्यूक्लियस उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं रखते। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुला साइटोप्लाज्म में वैसे ही इमर्स हुआ पड़ा होता है। अब इसके अंदर आपको एक रिंग नज़र आ रहा है जिसको लेबल किया गया है प्लाज्मिड, और आपके सामने एक ह्यूमन डोनर सेल है। ह्यूमन सेल से हमने क्या किया, एक क्रोमोसोम लिया, उस क्रोमोसोम पर हमने अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लोकेट किया और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने प्लाज्मिड पे भी अप्लाई किया और हमने क्रोमोसोम पर भी अप्लाई किया। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, प्लाज्मिड पर और जो हमारा जीन है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने इंसुलिन का जीन अलहदा किया है, दोनों पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए हैं जो कि आप देख सकते हैं कि उनके कॉर्नर जो है वो पतले हो गए हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ख़त्म हो गया। अब हम ऐसे एंजाइम जो है उनका इस्तेमाल करेंगे जो कि इनकी बॉन्डिंग को दोबारा बनाने में मददगार साबित हो और इस जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दे। जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि इंसुलिन पैदा करने वाला जीन है, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया है, तो अब हम इस प्लाज्मिड को प्लाज्मिड नहीं कह सकते क्योंकि इसमें से बैक्टीरिया का जो सेगमेंट है जीन का वो निकाल दिया गया और हमने अपनी मर्ज़ी का जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया है। इसलिए अब हम इसे कहेंगे कि ये रिकम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब हम इस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल देंगे। अब बैक्टीरिया का आपको पता है कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और एक ही इसका सेल है और ये तेज़ी से डिवाइड करता है और लगभग 20 मिनट के अंदर बहुत सारी डिवीजन जो है ये करने की काबिलियत रखता है। तो बैक्टीरिया जब तेज़ी से डिवाइड करेगा तो वो प्लाज्मिड की कॉपियाँ भी सिंथेसाइज करेगा और प्लाज्मिड में मौजूद जो हमारा जीन है उसकी कॉपी भी सिंथेसाइज होती चली जाएगी। तो जिसके नतीजे में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा जो कि बैक्टीरिया के सेल से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उस एक्सट्रैक्टेड इंसुलिन को हम अवेलेबल कर देंगे डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। अच्छा, मैं अब आपको जब बता रही थी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनको कट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह जो जीन्स हैं, जो प्लाज्मिड्स हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए, इनकी बॉन्डिंग को बनाने के लिए, इनके स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए ताकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें, ऐसे एंजाइम्स अलग तरह के होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं, जो कि बॉन्डिंग का काम करते हैं, उनको डीएनए लाइगेजेस कहते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अगरचे मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं, तो जो डीएनए लाइगेज है वो मॉलिक्यूलर ग्लू कहलाता है क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है दो मुख्तलिफ जगह से आने वाले डीएनए मटेरियल्स को और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में मदद देता है, जिसकी वजह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं। Expression of recombinant DNA. A clone can be a large number of molecule cloned genes or cells. क्लोन्ड बैक्टीरिया क्लोनिंग अगर हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो सेल हासिल हो सकते हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है कि जहाँ से हमने ओरिजिनल स्पेसिमन लिया उसी की कॉपीज़ होंगे। तो जो प्लाज्मिड है उसकी भी कॉपी इसी तरह सिंथेसाइज होगी। एंड ए वायरस टू क्लोन अ जीन, हम वायरस को भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोनिंग करने के लिए।
तो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को टेकअप कर लेते हैं, और इफ़ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम फ्लोराइड टू मेक देम मोर परमिएबल देयर आफ्टर एज द सेल रिप्रोड्यूसेस अ बैक्टीरियम क्लोन फॉर्म्स एंड फॉर्म्स अ न्यू सेल कॉन्टेन्स एटलीस्ट वन प्लाज्मिड। तो अगर कैल्शियम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाए तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा परमेबल हो जाते हैं, इनमें इनका प्लाज्मिड जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए, वो बैक्टीरिया जो है वो एक्वायर करता रहता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को इस जीन की मदद से वो सिंथेसाइज करके वो मखसूस प्रोटीन बना देगा जो हमें रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंसुलिन हमने रिक्वायर्ड है, और इंसुलिन की क्योंकि बैक्टीरिया को खुद ज़रूरत नहीं है तो इस इंसुलिन को हम यहाँ से अलहदा कर सकते हैं। Beside plasmid, the DNA of bacterial viruses, for example, lambda phage can also be used as vector. अब टेक्नोलॉजी में इतना अच्छा इजाफा हो चुका है, इतनी तरक्की हो चुकी है कि हम बहुत सारे वायरसेस को भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको फेज कहा जाता है, जैसे कि लैम्डा फेज की यहाँ पर बात हो रही है। आपने बैक्टीरियोफेज का नाम भी सुना हुआ है पहले। सो इट विल डायरेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी वायरसेस और तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारी जो कॉपी हमने जीन की इसमें इंसर्ट किया वो और तेज़ी से सिंथेसाइज होगी, एंड ईच वायरस इन बैक्टीरियोफेज क्लोन कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द जीन बीइंग क्लोन्ड, और हर कॉपी में जो कि अपने मटेरियल की तैयार करेगा उसमें उस जीन की कॉपी मौजूद होगी जो कि हमें रिक्वायर्ड है।